है कि ये जो शिकारी है बड़े खूबसूरत तरीके से जाल फेंकता है, उसमें दाना भी फेंकता है। आजकल एक दाना और चल रहा है, जहां पर ये हो रहा है उत्तर प्रदेश में, इनके जो कंप्यूटर माने जाते हैं उन्होंने आज फरमान जारी कर दिया है उनके थाने पर पुलिस ने कि अब आप अपने छत पर भी आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, सड़क के ऊपर छोड़ दीजिए। और ये मोदी सौगात बांट रहे हैं, मोदी सौगात बांट करके और उसके बाद जो सब की अपने सारी जमीनों को लेने की एक कोशिश कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका असर पड़ रहा है और अभी उस पर भी बहुत तरह तरह की बातें हो रही हैं। हमारे साथ आफ्ताब कमल पाशा साहब से हम चाहेंगे, ये पाशा साहब इसको इस पर आप रोशनी डालें, क्या स्थिति है इस पूरे अभियान का, इस पूरे विधेयक का, संसद से लेकर के, देश से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, इसका क्या असर पड़ने वाला है? जी, धन्यवाद डॉक्टर तिवारी मुझे देने के लिए। देखिए, कुछ 4 या 4.5 साल पहले दुबई में एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई थी। मुझे बुलाया गया था वहाँ। पूरे इस्लामी दुनिया में जो भी वक्फ की प्रॉपर्टी है, ये इंटरनेशनल सेमिनार उस मौजू पे था ये। तो मुझे एक पेपर लिखने के लिए कहा गया था कि इंडियन वक्फ प्रॉपर्टी के बारे में आप लिखिए और हो सके तो जो प्रॉपर्टीज हैं उसको आइडेंटिफाई करके स्टेट वाइज जो भी डेटा है इसको इकट्ठा करके आप इस कॉन्फ्रेंस में पेपर प्रेजेंट कीजिए बोल के। तो मैं चूंकि मैं इंटरनेशनल अफेयर्स के मामले में डील करता हूँ और ख़ास तौर पे मशरिक़ी वस्ता फॉरेन पॉलिसी और इंडिया से रिलेशंस बोल के, तो मैं कुछ मुझे सरप्राइज हुआ कि मुझे क्यों निमंत्रण दिया गया है, कि हालांकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इसमें और दूसरे जाने माने एक्सपर्ट्स हैं इसमें जो वक्फ बिल के इसमें जानते हैं बोल के। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप इसको इंटरनेशनल अफेयर्स के जरिए से देखिए, जो OIC और इस्लामिक मुल्क हैं जो भारत के ताल्लुकात हैं, जैसे सऊदी अरब और इमारात और कुवैत और तुर्की वगैरह वगैरह के संबंध में। तो मैं बड़ी मुश्किल से पेपर तैयार करके वहाँ कॉन्फ्रेंस में सबमिट किया। जब मैं वहाँ जाके प्रेजेंट किया तो जो डेटा मेरे पास जो कुछ भी इकट्ठा कर सका, तो उनसे ज्यादा जो है एक पेपर सर्कुलेट हुआ है और मुत्तहदा अरब इमारात की जो ये शेख जायद यूनिवर्सिटी है, तो उनके पास इतना सारा डेटा था इंडिया का। मैं चौंक गया देख के कि स्टेट वाइज उन्होंने कमीशन किए थे पेपर्स डेटा कलेक्ट करने के लिए। ये 4-4.5 साल की बात कर रहा हूं मैं। तो मुत्तहदा अरब इमारात को क्या इसमें इंटरेस्ट था, तो मुझे अब ध्यान आ रहा है कि ये कमीशन किया गया था पेपर कुछ खास एजेंसीज वहाँ जो काम करते हैं। आपको पता होगा कि अब मुत्तहदा अरब इमारात जो है अमेरिका का ही सबसे गहरा दोस्त नहीं है, अब इसराइल का भी बहुत गहरा दोस्त हो गया है। और जितनी पूंजी उन्होंने इसराइल में अभी लगाई है पिछले 4 सालों से, जब से अब्राहम अकॉर्ड के साथ बहरीन और इमारात और दूसरे देश इसराइल के साथ रिलेशन स्थापित कर रहे हैं, तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये सोची समझी प्लानिंग थी इमारात के जरिए ये करवाने के लिए। और तो अब समझ में आ रहा है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल यहाँ कैसे इसका ओरिजिन हुआ और इसके इंटरनेशनल लिंक्स क्या हैं और ये क्यों करवाए जा रहे हैं। तो ये उसी पैटर्न में पड़ता है ये बिल, जो कि RSS बीजेपी का एजेंडा एक तरफ तो इस्लामिक वर्ल्ड से वो गहरे ताल्लुकात चाहते हैं बोल के प्राइम मिनिस्टर मोदी जाते हैं, सभी खाड़ी के देशों में जो है उनको बड़ा स्वागत
मिलता है और उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देते हैं, कुवैत से लेके सऊदी अरब, बहरीन, कतार, ओमान और इमारात वगैरह सब। और वहाँ मंदिर का उद्घाटन करते हैं और अ, मुसलमानों की सलाह व बहबूदी के लिए जो वो कार्यक्रम कर रहे हैं भारत में, लंबा चौड़ा भाषण देके जो है भारत को लौट के आके वो दूसरी नीति अपनाते हैं, पोलराइजेशन कराते हैं और जो भी घटनाएं हुए हैं अयोध्या से लेके बाबरी मस्जिद से लेके चाहे वो संभल में हो या मथुरा में हो या नागपुर में औरंगजेब को लेके और लव जिहाद और काउ लिंचिंग और खुलेआम जो मुसलमानों की हत्या करते हैं, चाहे पूना में हो कहीं और देश में हो, ये उनकी पॉलिसी है। वो जब इलेक्शंस होते हैं तो मुसलमानों को आइडेंटिफाई करते हैं कि इनको कपड़ों से पहचाना जा सकता है, ये मंगलसूत्र छीन लेंगे और वगैरह वगैरह। तो ये पॉलिसी जो है दोहरी पॉलिसी है ये मोदी गवर्नमेंट की, कि एक तरफ तो मुस्लिम दुनिया को बताना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा मुसलमान और मस्जिदें और वक्फ प्रॉपर्टी इंडिया में है और महफूज हैं और उनकी हम सुरक्षा कर रहे हैं। ये रिलीजियस प्लेसेस प्रोटेक्शन बिल जो है बहुत महत्वपूर्ण है, पार्लियामेंट में पास किया गया है बोल के। लेकिन जो खतरनाक काम ये बिल से हो रहा है, ये देखिए दूसरे मजहबों में, सिख मजहबों में या हिंदू ट्रस्ट एंडोमेंट्स में, वहां कोई नॉन हिंदू या नॉन सिख मेंबर अलाउड नहीं है। तो अब ये पहली बार ये सुनने को आ रहा है कि ये वक्फ बोर्ड में भी नॉन मुस्लिम्स को तैनात किया जाएगा, मेंबर्स बनाए जाएंगे। और इतने सारे हजारों की प्रॉपर्टीज पूरे भारत में, सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज वक्फ की दुनिया में कहीं हो तो सिर्फ भारत में ही है, चाहे वो मस्जिद हो या कब्रस्तान हो या खानका हो या ऑर्फनेजेस हो या जो भी प्रॉपर्टी हो। हालांकि सभी रजिस्टर्ड नहीं है, सिर्फ मेरे ख्याल से 40% के करीब रजिस्टर्ड है और बाकी ऐसे ही हजारों सालों से वो चली आ रही है और मैनेज कर रहे हैं, जिससे काफी जो मुसलमान गरीब हैं, गरीब तबके के, उनको चाहे वो स्कूल फीस हो या ट्यूशन फी हो या उनकी भलाई के लिए जो भी काम आए, वो उसके जरिए चला आ रहा है सदियों से। और कई मस्जिदों को इमाम, मौज़िन और जो भी देखभाली करते हैं उनकी भी तनख्वाह दी जाती है। तो ये जो नया बिल है, इसके तहत हजारों की मस्जिदें गायब हो जाएंगी क्योंकि उनके पास रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं है। कब्रिस्तान चले जाएंगे जो कि कई शहरों में, टाउन्स में, सिटी सेंटर्स में भी हैं, जो कमर्शियल एरिया के नजदीक हैं, उसमें काफी एंक्रोचमेंट हुआ है। और ये सब जो है सोची समझी बहुत गहरी चाल मुझे लगती है कि ये गुमराह करने के लिए इंटरनेशनल ऑडियंस को कि हम मुसलमान मुल्कों से गहरी दोस्ती चाहते हैं और दूसरी तरफ यहाँ डबल पॉलिसी करके जो है जो भी प्रॉपर्टी है वक्त की, उसको धीरे धीरे हड़पना चाहते हैं। तो अब सवाल ये है कि मुसलमानों को क्या करना चाहिए, यहाँ हिंदुस्तानी मुसलमानों को क्या करना चाहिए। ये एक तो एहतजाज कर रहे हैं, जैसा अभी स्पीकर शाहिद साहब बताए, तो ये एक है, लेकिन इससे कुछ खास असर नहीं होता है। दूसरा यह है कि जुडिशरी है, उसमें भी जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन तीसरा महत्वपूर्ण जो पार्लियामेंट में होना चाहिए था, वो सबसे कमजोर लिंक है, क्योंकि अगर आप देखें पार्लियामेंट में कितने लोग मुसलमान मेंबर्स हैं जो इसको उठा सकते हैं, उसको दूसरे मेंबरों से मोबिलाइज करके इस इशू पे बहस करा सकते हैं। तो धीरे धीरे मुसलमानों की संख्या पार्लियामेंट में घटती जा रही है, लोकसभा में और राज्यसभा में। तो जो लीडरान थे, चाहे यूपी के हो या कर्नाटक के हो या बंगाल के हो,
तो मुस्लिम लीडरशिप जो है अब ऑलमोस्ट नील के मुताबिक है। कोई ऐसा नेशनल लीडर मुसलमानों में बाकी नहीं रहा जो कि आवाज उठा के पार्लियामेंट में या दूसरे मोर्चों पे इसको कमेंट कर सके। तो पॉलिटिकल लीडरशिप जो है धीरे धीरे इसको कैप्सुलेट करके खत्म कर दिया। एक भी जो बीजेपी में है, चाहे वो उनके अर्लियर जो मिनिस्टर थे मुख्तार अब्बास शाहनवाज, वो भी कुछ टिप्पणी से करने इनकार कर रहे हैं। तो दूसरी पार्टियों में भी बहुत कम लोग बचे हुए हैं जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो पॉलिटिकल लीडरशिप जो करना चाहिए था वो गायब होती जा रही है धीरे धीरे। और जो जनता है, मेजॉरिटी मुस्लिम्स, उनको पता ही नहीं कि कितना नुकसान होने वाला है। और हालांकि मस्जिदों में और दूसरी जगह इमाम इसको एनलाइटन कर रहे हैं। मैं भी बेंगलोर से ताल्लुक रखता हूँ और फ्रेजर टाउन में जो मस्जिद है हाजी सर इस्माइल सेठ मस्जिद में, वहाँ लगातार जुमा को और दूसरे दिनों भी इसके बारे में खुतबे में बताया जाता है कि इसके असर क्या होने वाले हैं। लेकिन जो भी मैं सफर किया हूँ हिंदुस्तान में दूसरी जगहों से, इसके बारे में गुमराह हैं। लोगों को पता ही नहीं कि इसके बारे में आगे चल के इसके क्या खतरनाक नतायज हमारी कौम पे होने वाले हैं और कितने प्राइम प्रॉपर्टीज हड़पे जाएंगे और जो नॉन मुस्लिम मेंबरशिप कई जगह उनको थोपा जाएगा। वो कैसा मैनिपुलेट करके धीरे धीरे डिस्पोजेशन की तरफ बढ़ा रहे हैं। और मुसलमान जो ऑलरेडी पुअर हैं, जो सच्चर कमेटी के रिपोर्ट के मुताबिक सबसे गरीब तबके के बनाए गए हैं पिछले कई सदियों से, तो और उनको बैकवर्ड बनाने की साजिश ये चल रही है। ये इनको पता चल गया कि इससे मुसलमानों को कुछ फायदा हो रहा है। स्कॉलरशिप्स तो वगैरह तो माइनॉरिटी में अफेयर से बंद कर दिए। तो अब ये जो क्या कहते हैं, मुसलमान सबसे मेहनती हैं और अपने आप कमा के वो अपनी कौम की भलाई और भलाई के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ये भी जरिया जो है छीन लिया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि इनको किसी न किसी तरह से और इनके इनकम या जरिए से इनको कमजोर किया जाए और इनको नॉन फंक्शनल बना दिया जाए। यही मैं कुछ कहना चाहता हूं। पास ये पासा जी हम देखते हैं कि ये जो सरकार और खास करके मोदी जी वोट की तो खैर अपना जो जैसे चिंता करते हैं, अंतरराष्ट्रीय दबाव इनके ऊपर कुछ ज्यादा ही असर करता है। और आज हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि माने अकेले ट्रम्प इनके ऊपर भारी पड़े हुए हैं, पूरी दुनिया एक तरफ, और ट्रम्प को खुश करने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति पे तो वक्त बिल कोई छोटी मोटी इशू नहीं रहेगा, इसका तो व्यापक असर पड़ेगा। तो आपको क्या लग रहा है कि ये संसद में अपना मोदी जी के अपने विदाई के साथ ही साथ इसके भी तो विदाई हो जाएगी, या आगे आने वाले दिनों में भी ये भारतीय राजनीति पर असर डालेगा? जी, तिवारी साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया, लेकिन उसके पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं, और ये है कि कुछ मैं जब जेएनयू में पढ़ाता था 2 साल पहले, रिटायर होने से पहले, एक इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में कुछ अर्से पहले सेमिनार हुआ था। उसमें डॉक्टर रफीक जकरिया जो बॉम्बे के थे, मुस्लिम लीडर, कांग्रेस के लीडर और मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उन्होंने एक इस सेमिनार में बताया कि जब उनकी बात जवाहरलाल नेहरू से हुई थी एक मर्तबा, तो वो चौंकाने वाली बात थी, और वो ये कि वो कुछ मस्जिद के मामले में नेहरू प्रधानमंत्री नेहरू के पास गए थे, वो पिटीशन लेके कि वो ये कृषि भवन या कुछ और आसपास की एक मस्जिद थी जहां वो कुछ हिस्सा तोड़ के रोड या सर्कल बनाना चाहते थे। तो उस इश्यू को लेके उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के पास गए और नेहरू ने उनको समझाया कि
ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है। और उनके साथ 4-5 और भी कांग्रेस लीडर्स गए हुए थे। तो उनके सामने ने जवाहरलाल नेहरू ने ये बताया कि जो 2/3 हिस्सा नई दिल्ली का है, जो कैपिटल है इंडिया का, तो वो वक्फ प्रॉपर्टी है। तो उन्होंने नेहरू ने हंस के रफीक ज़करिया को बताया कि अगर ये सब खाली करके हम वक्फ को दे दें तो हमारा कैपिटल जो है, इंडिया का कैपिटल ही जो है कहीं और शिफ्ट करना होगा। तो जो सबसे ज्यादा इंक्रोचमेंट और जो कब्जा कर रहे हैं वक्फ प्रॉपर्टी, वो गवर्नमेंट ही है। मेरे पास आंकड़े नहीं है, लेकिन सभी जगह, चाहे नई दिल्ली में हो या कहीं और हो, जो सबसे ज्यादा इंक्रोचमेंट हुआ है वो गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है। और मान लीजिए कि ये प्रॉपर्टी मुसलमानों के हाथों से या वक्फ से निकल के गवर्नमेंट के कब्जे में है और किसी भी तरह उसको वापस लेना नामुमकिन है। ये खुली बात है। और चाहे कोर्ट में जाए या कोई आंदोलन करे, जो सलीम साहब बता रहे थे, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मैं आता हूं आपके सवाल का जवाब देने के लिए। अभी 2 दिन पहले अमेरिका की कांग्रेस की एक कमीशन फॉर रिलीजियस फ्रीडम, उन्होंने एक रिपोर्ट दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि पिछले पार्लियामेंट्री इलेक्शन में बीजेपी का नाम लिए हैं पहली बार ये कमीशन। ये तो गुजरात से दंगे हुए तब से लगातार हर साल ये कमीशन जो है अपनी रिपोर्ट पेश करते आ रही है, और जिसमें साफ तौर पे बताते हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, माइनॉरिटीज को प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और उनको मारा पीटा जा रहा है, और कई उदाहरण उन्होंने दिए हैं। लेकिन इस बार ये कमीशन जो कि बाईपार्टिजन है, दोनों रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक पार्टी के मेंबर्स होते हैं इसमें, और इसमें इन्होंने बीजेपी का नाम लिया है। बीजेपी उनके मुताबिक पिछले पार्लियामेंट्री इलेक्शन में मुसलमानों के खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा किया और इतना हेट्रेड स्प्रेड किया, और इतने कई लीडर इसमें शामिल थे जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ ये कार्रवाई की इलेक्शन में वोट जीतने के लिए। और इसको लेके एक और रॉ एजेंट जो विकास यादव था, जो असैसिनेशन अटेम्प्ट वो गुरबख्श सिंह पन्नू के बारे में भारत सरकार जो एक्स्ट्राडाइट नहीं कर रही है अमेरिका को, उसको भी लेके सैंक्शंस भारत के ऊपर लगाए जाए बोल के पहली बार उन्होंने इस रिपोर्ट में जिक्र किया है। सैंक्शंस यूजुअली जो है अमेरिका के दुश्मनों पे होती है, जैसा रूस के ऊपर, ईरान के ऊपर, क्यूबा, वेनेजुएला या चीन, या पहले शाम या लिबिया या कुछ और सूडान वगैरह पे हुआ करती। लेकिन इस रिपोर्ट में पहली बार माइनॉरिटीज को लेके और रॉ को लेके भारत के ऊपर सैंक्शंस थोपने का सलाह दिया है इस रिपोर्ट में। और हालांकि ये एडवाइजरी रिपोर्ट है कि इस कमीशन की, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है इस वक्फ बिल के बैकग्राउंड में, कि जो खालिस्तानी मूवमेंट है कनाडा में, अमेरिका में और ब्रिटेन में वगैरह सब, तो ये जो एनडीए सरकार जो चाहती थी खालिस्तानियों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए, उन्होंने कुछ नहीं किया। और खालिस्तानी मूवमेंट इतना तेज हो गया, इतना मजबूत हो गया है वहाँ, और सिख जो है मिनिस्टर्स भी हैं कनाडा में, और कई प्रोविंसेस में वो बहुत इन्फ्लुएंशियल हुए हैं, और उनके गुरुद्वारा और उनके एसोसिएशंस इतने मजबूत हुए हैं कि आपको मैं बता नहीं सकता। पिछले 5 सालों से मैं रेगुलर कनाडा और अमेरिका जाता आ रहा हूँ, 6 महीने वहाँ बाकायदा रहता हूँ, और मैं टोरंटो से लेके विनिपेग और कई अमेरिकन प्रोविंस स्टेट्स में सिख्स जो है इतने इन्फ्लुएंशियल हो गए हैं, और इनके पार्टीज में और इनके प्रोग्राम्स में जो रिपब्लिकन्स, डेमोक्रेट्स और लिबरल पार्टी कनाडा में जो आते हैं, तो इनका जड़ जो है बहुत मजबूत हो गया है।
और ये दोनों हुकूमतें, अमेरिका और कनाडा, कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है, जिससे मोदी और भारत सरकार बहुत चिंतित हैं कि ये हमारे कहने के बावजूद भी इन पे कोई कंट्रोल नहीं किया जा रहा है और सेसेशनिज्म और टेररिज्म ये बढ़ा रहे हैं बोल के। तो ये हथियार की तरह ये रिपोर्ट ट्रंप जो है मोदी के खिलाफ या उनकी हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप देखिए, जो CIA है, हर एक भारत के शहर में कोने कोने में, चप्पे चप्पे में वो अपने पंजे रखा हुआ है और लाखों के लोग उनको इंफॉर्मेशन देते हैं। सिर्फ CIA ही नहीं, MI6 जो ब्रिटेन इंटेलिजेंस एजेंसी है या मोसाद है या और खाड़ी के देश भी उनके साथ मिलके काम करते हैं, चाहे जॉर्डन हो, सऊदी हो, इमारात हो, दूसरे, ये सब इकट्ठा करके भारत में जो भी हो रहा है माइनॉरिटीज के खिलाफ और मैंने मुसलमानों के खिलाफ खास तौर पे, ये सब इंफॉर्मेशन ये इंटेलिजेंस एजेंसी CIA, FBI और MI6 को सब देते हैं। तो अमेरिका के पास इतना सारा डेटा है, ये बीजेपी और ये जो हरकतें कर रहे हैं माइनॉरिटीज के खिलाफ, तो इसको ये रिपोर्ट के जरिए जो डरा रहे हैं, थ्रेटन कर रहे हैं, वो एक तरह से असगर की तरह मोदी सरकार को लिपेट लिए। वो कभी भी कहीं भी इसको इस्तेमाल करके चाहे तारीफ में धमकी दे सकते हैं या हथियार हमसे खरीदे बोल के धमकी दे रहे हैं और चीन के खिलाफ आप ये करिए बोल के उनको भी उकसाते हैं। तो जिस तरीके से भारतीयों को हथकड़ी डाल के मिलिट्री प्लेन में लाया गया और मोदी सरकार उसको खंडन करने के बगैर विदेश मंत्री पार्लियामेंट को ये बताते हैं कि ये अमेरिका की नीति है और हम इसको सहेंगे बोल के। तो ये जो लाचारी मोदी गवर्नमेंट बता रही है, तो ये इसकी वजह से ही है, इनकॉम्पिटेंस जो रॉ एजेंट्स के जरिए और जो रिलीजियस फ्रीडम कमीशन के रिपोर्ट माइनॉरिटीज के खिलाफ है, ये अच्छी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन। और जिस तरीके से शेख हसीना को हटाया गया और मालदीव्स में, श्रीलंका में, नेपाल में और दूसरे पड़ोसी देशों में जो अमेरिका का हाथ था, इससे मोदी सरकार, मोदी खास तौर पे वो डर गए कि मेरा नंबर भी आने वाला है, तो इसीलिए जल्दबाजी करके वो व्हाइट हाउस चले गए और पूरे पत्ते जो है व्हाइट हाउस की ट्रंप के सामने रख दिए। हम जो भी आप चाहेंगे, कूड़ा कचरा भी हम इंपोर्ट करेंगे,